students, this is class 8 and the chapter number 1. Let us start today's topic, major developments during the 18th century. The 18th century is generally regarded as the darkest period in the history of India because after the downfall of the Mughal Empire, there ensued a struggle for supremacy not only between the native powers but also between the native powers and the foreigners. अब यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि 18th सेंचुरी के अंदर जैसे ही मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू होता है वैसे ही यहाँ के जो नेटिव पावर्स हैं यानी कि जो छोटे मोटे लोकल जो किंग्स हैं वो आपस में पावर्स के लिए झगड़ना शुरू कर देते हैं। और ये ही सिर्फ आपस में झगड़ते नहीं थे बल्कि नेटिव पावर्स और जो फॉरेनर्स हैं यानी कि डचेस हैं, ब्रिटिशर्स हैं, फ्रांसिस हैं, ये भी आपस में झगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल जो इम्बैलेंस है वो शुरू हो जाता है। इस वजह से यहाँ के नेटिव पावर्स और फॉरेनर्स के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। वे सभी अपने आप को राजा बनाना चाहते हैं। टेकिंग फुल एडवांटेजेस ऑफ द वीकनेस ऑफ द मुगल एम्पायर, वेरियस स्टेट्स बिकम इंडिपेंडेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर जो अलग अलग तरह के जो स्टेट्स रहते थे, जैसे हैदराबाद है, मैसूर है, बंगाल है, ये सारे के सारे जो राजा हैं वो अपने आप को एक छत्र राजा बनाना चाहते थे, यानी कि वो किसी के भी अंडर में काम करना नहीं चाहते थे। अब इसके अंदर जो फर्स्ट ऑफ ऑल निज़ाम उल मुल्क फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद इन 1724। सबसे पहले 1724 के अंदर निज़ाम उल मुल्क नाम का जो किंग है वो अपने आप को हैदराबाद का राजा बना देता है। Then taking advantages of the weakness of the central authority, Murshid Quli Khan and Alivardi Khan made Bengal almost independent। और इसी तरह से आगे चलकर मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान ने दोनों ने अपने आप को राजा बना दिया। मेड बंगाल ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, ये बंगाल के राजा थे। इन अवध द न्यू गवर्नर सादत खान बुरहान उल मुल्क वर्चुअली बिकेम इंडिपेंडेंट बिफोर हीज डेथ इन 1739। और यहाँ पर अवध के अंदर भी जो शादत खान बुरहान उल मुल्क हैं उसने भी अपने आप को राजा बना दिया। तो इस तरह से जो नेटिव जो अपने स्टेट्स थे, नेटिव पावर्स थे, ये सारे राजा अपने आप को नया राजा बना देते हैं और मुग़ल एम्पायर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं। विद इन नो टाइम द राजपूत, द जाट, द सिख, द बंगाश पठान एंड द रोहिलास आल्सो कार्व्ड आउट देयर इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन द नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया के अंदर राजपूत, जाट, सिख, पठान और रोहिलास थे, इन्होंने भी अपने आप को आज़ाद कर दिया। नेक्स्ट टू हैदराबाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर दैट एमर्ज इन साउथ वाज मैसूर विच मेड ग्रेट प्रोग्रेस अंडर हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान। अब यहाँ पर जो मैसूर की बात करते हैं तो वहाँ पर हैदर अली नाम का जो राजा है वो अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लेता है और उसका साथ उसका बच्चा टीपू सुल्तान देता है। तो इस तरह से हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ने मिलकर मैसूर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया। द मराठा मेड द बेस्ट यूज ऑफ सच ए सिचुएशन एंड मेड ग्रेट इंडोर्स इन द मुगल टेरिटरी अंडर देयर पेशवा। और यहाँ पर मराठा जो हैं उसके अंदर खास तौर से नाम आता है पेशवा का। पेशवा के अंदर इंपॉर्टेंट नाम आएगा बालाजी बाजीराव। ये सारे लोग जो हैं ये लोग भी अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो 18th सेंचुरी है उसके अंदर अलग अलग तरह की जो पावर्स हैं वो सामने आती है। द यूरोपियंस ऑल्सो डिड नॉट सिट इडल, दे वर क्विक टू कैपिटलाइज ऑन सच अ सिचुएशन एंड ट्राई टू एस्टेब्लाइज देयर एम्पायर इन इंडिया। अब यहाँ पर बात करते हैं यूरोपियंस की, यानी कि डचेस, पुर्तगीज़, फ्रांसिस और ब्रिटिशर्स, इन्होंने भी अपने आप को शक्तिशाली करने की कोशिशें की है। थस ensued a struggle between the Portuguese, the Dutch, the French and the British from 1744 to 1763 with the brief interruptions and 3 Carnatic wars were fought between the English and the French। 1744 से 1763 के बीच में ब्रिटिशर्स और फ्रांसिस के बीच में 3 इम्पोर्टेंट जो वॉर्स हैं, जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ी जाती हैं। अल्टीमेटली द इंग्लिश केम आउट सक्सेसफुल। Then there was a long struggle between the English, the Maratha, the Mysore and the Hyderabad। तो फिर इस तरह से जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो फाइनली ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, फ्रांसिस इंडिया छोड़कर चले जाते हैं। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनकी लड़ाई शुरू होती है मराठा, मैसूर और हैदराबाद के बीच में।
Towards the end of the 18th century, the English were ahead of other powers in their resources and their strength. अब इस तरह से ब्रिटिशर्स अपने रिसोर्सेज और स्ट्रेंथ की वजह से मराठा, मैसूर और हैदराबाद को हरा देते हैं और वो खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना लेते हैं. The confusion and disorder that prevailed in the country after the downfall of the Mughal Empire in the 18th century had a far-reaching effect on the economic of the country. जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है तो ब्रिटिशर्स आ जाते हैं और इतना जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी के तौर पर इंडिया को देखनी पड़ती है और जिससे ओवरकम होने में इंडिया को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है. As a result of the prevailing lawlessness, both agriculture and the industries suffered a lot. अब इस तरह से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. द फॉरेन पावर्स स्पेशली द इंग्लिश ऑल्सो टुक द इंडियन ट्रेड इनटू देयर हैंड. और इस तरह से जो इंडियन ट्रेड है वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स अपने हाथ में ले लेते हैं. एक्सप्लॉयटेशन मेड इंडियंस पुअरर डे बाय डे एंड ruined इंडियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फॉर विच इंडिया वाज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड सिंस एजेस. और जैसे ही ब्रिटिशर्स ने ये सारी इंडस्ट्री और जो कॉटेज इंडस्ट्री है और इंडियन ट्रेड जो है वो अपने हाथ में ली, तो जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में ली उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया और इस तरह से इंडिया की जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती थी उस समय, वो सारी की सारी कोलैप्स हो जाती है. यानी कि सारा का सारा बिजनेस जो है वो सारा बिजनेस ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, उसको हमारे इंडिया के बिजनेस को पूरा बर्बाद कर देते हैं. तो इस तरह से 18th सेंचुरी के अंदर ये इम्पोर्टेंट्स जो बातें थी वो होती हैं. अब हम बात करते हैं मेन सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया. यानी कि मॉडर्न इंडिया के अंदर जो भी सारी हिस्ट्री की जो रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज जो हैं जिससे हम लोग उस समय के जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करते हैं. देयर आर सर्टेन डिफ़िकल्टीज फॉर एनी हिस्टोरियन हु वांट्स टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ आइदर एंशियंट और मिडिविजुअल इंडिया due to various causes, especially the distant past and the long period and the destructions of the historical material by the coming invaders, many useful sources have been lost to us. अब यहाँ पर ये बात बताई गई है कि बहुत सारी चीज़ों जो पुरानी चीज़ें हमारे पास में आर्कोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं, वो सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके बिना हम लोग किसी की भी हिस्ट्री को अच्छे तरीके से जान नहीं पाएंगे. तो हिस्टोरियंस के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि बिना उसके वो लोग नहीं जान पाते कि किसी जगह की हिस्ट्री क्या रही होगी. तो ऐसा कैसा इंडिया के साथ भी होता है, बहुत सारी चीज़ों को लोग जो होते हैं वो नुकसान पहुंचा देते हैं, इसलिए वो अभी हमारे पास एविडेंस के तौर पे मौजूद नहीं है. तो उस वजह से हमारी हिस्ट्री को जानने में बहुत ज़्यादा समस्याएं देखी गई हैं. बट दिस इज़ नॉट द केस सो फार एज द मॉडर्न पीरियड इज़ कंसर्न. वी हैव इनफ सोर्सेज एट आवर डिस्पोजल एज फार एज मॉडर्न पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ कंसर्न. द चीफ एमंग देम आर डिस्क्राइब बिलो. पर इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी प्रिजर्व करके रखी हुई है, उनकी वजह से ही हम लोग हमारे हिस्ट्री के बारे में अच्छे तरीके से जान पाते हैं. तो इस तरह से आज का टॉपिक यही फिनिश होता है. नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली. हैव अ नाइस डे.